तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं बच्चों, जो कि आपको पता ही होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस बोल लीजिए या हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, इसका बोर्ड एग्जाम आपका 24 मई को होने वाला है। 24 मई 2022 को इसका बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पेपर हो जाता है। इस पेपर को अगर आप करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा आपको। आपका 24 तारीख का जो टर्म 2 का आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर ये हम बेसिकली पूरा एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंदर हमने 8 आपको पेपर ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी बच्चों। ठीक है, ये हमारे इस सीरीज का 9वां वीडियो है, यानी कि ये पेपर जो मैं करवा रहा हूँ ये 9वां पेपर है। ठीक है, इस वीडियो को पहले कंप्लीट देखिए, देन ये 8 वीडियोस आप देख सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाला भी हमने सेक्शन बना रखा है, ठीक है, उसमें भी जाकर के देख सकते हैं आप। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही आप खोलेंगे तो वहां पर भी आपको शो हो जाएगा वो वीडियोस, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी में इसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस। और ये जो पेपर होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का, ये 2 घंटे का पेपर होगा। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा ये 40 नंबर का पेपर होगा, 40 मार्क्स का पेपर होगा। ये जो पेपर है ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने करवा रखा है पेपर। हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ और इंग्लिश में उसके आंसर दिखा देता हूँ और किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सीरीज वगैरह लिखी हुई रहेगी। ये सेट 2 है बच्चों, जो आपको पेपर मिलेगा सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक मिलेगा। 4 सेट में से आपको कोई सा भी सेट मिल सकता है। ये 4 सेट हमने 2 बार कंप्लीट करवा रखे हैं, अब तीसरी बारी हम लोग वापस से सेट आपका करवा रहे हैं 4 तक। ठीक है, सीरीज बदलती है बच्चों, सेट आपका जो रहता है 1 से लेकर 4 तक ही रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कोड नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है। नोट में आपको यही बताया गया है कि इस पेपर के अंदर 13 प्रिंटेड पेजेस वगैरह देखने को मिलेंगे आपको और 13 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर। अगर हम बात करें इस पेपर के सामान्य निर्देश की, जिसको आप इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर है आपका ये 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा, यानी कि 3 खंडों के अंदर बटा हुआ होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ये जो पॉलिटिकल का पेपर आएगा इसके अंदर जो आपका सेक्शन ए होगा बच्चों, उसके अंदर 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन जो आपको करना है ये मतलब 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 8 प्रश्न, और कम से कम 50 शब्दों में आपको आंसर देना है 2 नंबर वाले। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन बी में, ये 4-4 नंबर वाले होंगे। और 4 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 100 वर्ड में, यानी कि 100 शब्दों में देना ही देना है। ठीक है, और उसके आगे यहाँ बता रखा है कि मानचित्र के लिए यानी मैप के लिए अलग से आपको इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहेगा, निर्देश दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आगे चले तो सेक्शन सी में बोल रहा है कि 6 नंबर वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 अंक वाले 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो 6 नंबर वाले आपको क्वेश्चंस करने हैं इसका आंसर आपको कम से कम 170 शब्दों में देना ही देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस है, बोले तो हिंदी में सामान्य निर्देश। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अगर पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में इस तरह से पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपके पेपर पे चलता हूँ। तो हम लोग आ गए बच्चों सेक्शन ए के ऊपर। सेक्शन ए देखिए इस तरह से यहाँ पर है आपके सामने, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण जो है उसमें किसका मुक्त प्रवाह होता है। वैश्वीकरण जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन है, तो इसके अंदर किन चीजों का मुक्त प्रवाह देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूंजी देखने को मिलेगा, यानी कि जो पूंजी होता है, पैसा होता है, वो एक देश से दूसरे देश में जाता है या दूसरे देश से वापस से अपने देश में आता है। इस तरह से विचार एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देश से अपने देश में आते हैं। वस्तु और श्रम का भी प्रवाह देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हु हैज फ्री फ्लो इन ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है, फाइनेंस, आइडिया, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड लेबर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी के अथवा में आपसे चॉइस में क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपको अगर ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन दे रखा है
ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए नीचे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसके समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों। नीचे आपसे पूछा है बच्चों यहाँ पर कि सामाजिक सुरक्षा कवच से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सिक्योरिटी कवर। तो देखिए सामाजिक सुरक्षा कवर क्या होता है ना, या कह लीजिए कवच क्या होता है। ये होता है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई एवं नौकरी की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराना जो होता है हमारा सामाजिक सुरक्षा कवच कहलाता है। यानी कि आर्थिक रूप से कह लीजिए जो इकोनॉमिकली जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको बेसिक जरूरत की चीजें जो रोटी कपड़ा मकान होता है ना, उसी तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, साफ सफाई और नौकरी की सुविधाएं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो इसे ही सामाजिक सुरक्षा कवच कहते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सिक्योरिटी कवर। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ, क्लीनिनेस एंड जॉब फैसिलिटीज टू द इकोनॉमिकली वीकर पीपल बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी कवर, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश में आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि ऐसे दो देशों के नाम लिखिए जिनके साथ भारत का नदी जल बंटवारे के मुद्दे मतलब इस चीज को लेकर के विवाद रहा है। तो देखिए पाकिस्तान के साथ रहा है सिंधु नदी जल को लेकर के विवाद हमारा, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ हमारा ये ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी है इसके पानी के बंटवारे को लेकर के हमारा विवाद चलता है, डिस्प्यूट चलता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में इस तरह से आपसे पूछेगा यही क्वेश्चन आपसे, और आंसर यहाँ आप लिख सकते हैं पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि भाजपा को 1986 में किन दो मुख्य घटनाओं के कारण उभरने का मौका मिला। यानी कि जो बीजेपी है आपका, भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है आज के वर्तमान समय में, तो 1986 की बात चल रही है कि उस टाइम पे कौन से दो ऐसे इवेंट्स हुए थे, घटनाएं हुए थे जिससे कि भाजपा को उभरने में बहुत ज्यादा जैसे कि मदद मिला। तो देखिए शाहबानो केस उस टाइम पे देखने को मिला था, ठीक है, जिससे कि इसको एक मुद्दा बना करके ये आगे बढ़े। उसके बाद है अदालत द्वारा अयोध्या स्थित विवादित स्थल का ताला खुलवाना, यानी कि जो अदालत थी उसने अयोध्या स्थित जो विवादित स्थल थे जहां पर अभी मंदिर बनने का फैसला आ गया है, ठीक है, तो वहां पर ताला खुलवा दिया गया। तो ये दो मुद्दे थे उस टाइम पे जिससे कि जो भाजपा थी ना उसको 1986 में उभरने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं इमर्ज करने के लिए बहुत ज्यादा ये चीजें मदद की थी उस टाइम पे। यही इंग्लिश में अगर आपसे पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, और इस तरह से आपको आंसर देना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन कि मार्च 1977 के आम चुनावों में जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने लोकसभा में कितनी सीटें जीती थी। जो मार्च 1977 का जो जनरल इलेक्शंस हो रहा था तो उस टाइम पे जो जनता पार्टी थी, ठीक है, और उसके जो सहयोगी दल थे उन्होंने लोकसभा में कितनी सीटें जीती थी। आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, जनता पार्टी आई ही इस कारण से थी क्योंकि 1975 में लग गया था आपका आपातकाल, इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। 2 सालों तक ये चला था, लगभग 18 महीनों तक ये चला था, और उसके बाद जनता गुस्सा हो गई थी, इसीलिए जनता पार्टी को यहाँ पर सत्ता में आने का मौका मिला। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग है कि 1977 में जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को लोकसभा में कितनी सीटें मिली थी। तो उसके सहयोगी दल और उसकी बात करें तो जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने लोकसभा में कुल 542 में से 330 सीटें जीती थी। सोचिए बहुत अच्छा खासा सीट इनको मिला था। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आंसर जो है सो कि आपको इस तरह से लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कि निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं, आपको अपना उत्तर लिखना है। तो देखिए निवारक नजरबंदी क्या होता है ना, इसमें देखिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। मान लीजिए एक हट्टा कट्टा आदमी है, ठीक है, ये एकदम मस्त एकदम आदमी चल रहा है, ठीक है, ये रहा आदमी, और इसके बगल में एक आ जाता है पुलिस वाला, ये खड़ूस सा पुलिस वाला आ गया, ठीक है। निवारक नजरबंदी का समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझ। ये हो गया, ये पुलिस वाला है, मेरी ड्राइंग काफी खराब है। तो ये पुलिस वाला आ गया, कौन आ गया, पुलिस आ गई, ठीक है। अभी चल क्या रहा है, निवारक नजरबंदी चल रहा है। तो ये बोलेगा अरे तू चल कैसे रहा है, मेरे तेरे को ऊपर शक है, चल जेल में चल, जेल में चल तू, ठीक है। ये बोलेगा सर जेल में क्यों, तो बोलेगा भाई निवारक नजरबंदी चल रही है अभी। निवारक नजरबंदी मतलब मेरे को तेरे ऊपर शक है ना तो उठा लूंगा भाई तेरे को, और साथ ही साथ अगर अगर मेरे को कुछ दिक्कत लगा तो तेरे को बंद कर दूंगा बिना किसी चार्जशीट की, एफआईआर के, तेरे को ऐसे ही बंद कर दूंगा, शर्त है, ठीक है। तो यही निवारक नजरबंदी है, मतलब किसी के शक के आधार पर ना पुलिस उठा करके उसको जेल वेल में डाल देती है। तो वही है देखिए यहाँ पर
निवारक नजरबंदी मुख्यतः किसी अपराध में संलग्न व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया जाता है, परंतु जब किसी व्यक्ति के स्वतंत्र रहने पर उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका होती है ना, तो उसे बंदी बना लिया जाता है। इसी को निवारक नजरबंदी कहा जाता है। वही चीज मैंने आपको बताया कि मतलब आदमी एकदम फ्रीली, एकदम फ्रीडमली घूम रहा है, ठीक है, लेकिन पुलिस को लगा अरे ये तो भाई इसके ऊपर शक है, यही है वो, ये जिसको हमें तलाश थी, 11 मुल्कों की पुलिस इसे ही ढूंढ रही है, चलो उठा लो इसको। तो यानी कि किसी के ऊपर शक होने पर उसको क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। यही हमारा निवारक नजरबंदी जो है सो की कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे और इस तरह से आपको अपने आंसर लिखना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे वीडियो को पॉज कर करके अपने क्वेश्चन आंसर पढ़ते चले, ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझाता चल रहा हूँ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन बाय साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या है, तो देखिए दक्षिण एशिया में भारत आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आपका आ जाता है, श्रीलंका, मालदीव को दक्षिण एशिया के देश माना जाता है। ये सारे देश किसके देश है, दक्षिण एशिया के देश है। कुछ लोग अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इस क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा दक्षिण एशिया। 2 नंबर में अगर आपसे पूछेगा तो इतना ही लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। थोड़ा और लिखिएगा, 50 शब्दों में लिखना है बेसिकली। तो यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा और इंग्लिश में आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन कि 1974 के गुजरात तथा बिहार के छात्रों ने किन मुद्दों पर आंदोलन छेड़ा था। ये हमारा आपातकाल से पहले की बात है, 75 में आपातकाल लगाया गया, 74 की बात है। उस टाइम पे देश में अशांति चल रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे गुजरात के और बिहार के दोनों जगहों के छात्रों ने, दोनों राज्यों के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था, ठीक है। तो क्यों छेड़ा था आंदोलन, क्योंकि खाद्यान्न की कमी देखने को मिली थी, खाद्य तेल या अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण। एक तो खाने की कमी थी उस टाइम पे, फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा था। जैसे आज के टाइम पे भारत में नहीं, बल्कि भारत में तो बिल्कुल भी नहीं है फूड शॉर्टेज, एक तरह से कह सकते हैं पूरी दुनिया में, अफ्रीका जैसे देशों में देखेंगे तो फूड की शॉर्टेज महसूस की जा रही है ड्यू टू आप जैसे कि अभी जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं उसके कारण, ठीक है। तो उस टाइम पे भी खाने की बहुत कमी थी और खाने की कमी के साथ साथ ना जो तेल की कीमतें हैं, कच्चा तेल या जो खाने वाला तेल होता है, ठीक है, या अन्य वस्तुओं की जो कीमतें हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो एक ये कारण लिख सकते हैं। दूसरा, बेरोजगारी बहुत अहम था उस टाइम पे और उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार। उस टाइम पे ना भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, ठीक है। तो एक ये भी कारण लिख सकते हैं। तो ये 2 मुख्य कारण आप लिख सकते हैं कि 1974 में गुजरात और बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए किन्हीं 2 मुख्य बदलावों का उल्लेख कीजिए। जो हमारा 42वां जो आप कह सकते हैं संविधान का संशोधन हुआ था आपका संविधान के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो देखिए उसके अंदर ये चेंज किया गया था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि जो सिलेक्शन होता है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, तो उसके लिए अदालत कुछ भी नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो एक ये बदलाव कर दिया। और जो विधायिका होता है ना उसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। जो विधायिका होता है हमारा, यानी कि जो हमारा कह सकते हैं लेजिस्लेटिव जो होता है हमारा लेचर, ये इसका जो जो टर्म है ये बढ़ा दिया गया था, 5 से 6 साल कर दिया गया था। तो इस तरह से आप 8वें क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछेगा बच्चों, ठीक है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल लागू करने के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो क्यों आपातकाल लगाया, क्या क्या उनके तरफ से बयान जारी किया गया कि भाई ये कारण है जिस कारण से हम लोग आपातकाल लगा रहे हैं। जैसे कि आज आप पढ़ रहे हैं तो किस कारण से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको टर्म 2 का एग्जाम देना है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। उसी प्रकार से उस टाइम पे जो सरकार ने आपातकाल लगाया, ठीक है, तो क्यों लगाया, तो वही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बातें बताई गई थी, यहाँ पर ध्यान से समझिए। सरकार ने बोला कि सरकार को विपक्षी दल उसकी नीतियों के अनुसार शासन नहीं चलाने दे रहे हैं, एक ये बात बोला।
कि सरकार जो भी अपना काम कर रही है ना, उस काम के अंदर विपक्षी जो पार्टियां हैं ना, जो अपोजिशन में पार्टियां हैं, वो अड़चने डाल रही है। तो एक ये कारण है, वे बार बार धरना प्रदर्शन कर रही है, सामूहिक कार्यवाही कर रही है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की वे धमकियां देकर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण दिया सरकार ने कि भाई देश में अशांति फैल सकती है। अगला है, सारी ताकत कानूनी व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है, यानी कि जितनी भी उस टाइम पे जो एनर्जी थी पूरे देश की, तो वो कानून को स्टेबल बना रहे इस पर लगाना पड़े। षड्यंत्रकारी ताकतें जो है सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही है, यानी कि जो भारत के खिलाफ जो ताकतें हैं, वो सरकार जो भी अच्छा काम करना चाह रही है उसमें दिक्कत पैदा कर रही है। ठीक है, तो इस कारण से आपातकाल लगाया गया। उसके बाद है, विपक्षी दल सेना, पुलिस, कर्मचारियों तथा लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं, यानी कि जो विपक्षी दल है, ऑपोजिशन में जो भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, ये सेना के खिलाफ, पुलिस जो वाले हैं उसके खिलाफ, और सरकार के जो लोग हैं इनके खिलाफ जो जनता है उसको भड़का रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद है, इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। तो इस तरह से 4 नंबर में आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, एक दो पॉइंट और ऐड कर दीजिएगा, एक अच्छी सी भूमिका बना दीजिएगा। ठीक है, आपको पूरे नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछेगा, तो इस तरह से इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है बच्चों, वो इस तरह से लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखते चलना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और देख लीजिए, उनका आंसर कुछ इस तरह से होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा आपका। ठीक है, बस ये हो गया खत्म हमारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन की गठबंधन की जो राजनीति होती है ना, उसके 2 सकारात्मक यानी कि 2 पॉजिटिव चीजें बतानी है, और 2 नकारात्मक प्रभाव यानी कि जो 2 नेगेटिव आपको इफेक्ट्स या कह सकते हैं चीजें बतानी है। तो देखिए, गठबंधन की जब राजनीति चलती है तो उसके सकारात्मक परिणाम क्या निकल करके आते हैं, या प्रभाव क्या क्या आता है, कि क्षेत्रीय संतुलन में सहायता होती है, या कह सकते हैं सहायक होता है। क्षेत्रीय लेवल पे यानी रीजनल लेवल पे जो काम होता है ना, उसमें बैलेंस बना हुआ रहता है जब गठबंधन का सरकार होता है। तो विभिन्न दलों को प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग दल जो है ना, जो देश की राजनीति है उसमें हिस्सा लेती है और अपना कार्य करती है। उसके बाद देखिए, जब गठबंधन की राजनीति होती है उसमें नकारात्मक प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है, कि राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। ठीक है, पॉलिटिकली जो है ना चीजें अस्थिर रहती है, कुछ भी चीज स्टेबल नहीं रहता है। उसके बाद नीतियों में दृढ़ता की कमी देखने को मिलती है, जैसे कि कोई भी कानून लाया जाता है या कोई भी नियम बनाया जाता है, मान लीजिए नियम बनाया जाता है कि आज से हेलमेट नहीं पहनेगा कोई, हेलमेट जो होता है ना, बाइक चलाते हैं तो आप पहनते हैं, तो वो नहीं पहनेगा तो उसका जो जुर्माना है वो 10,000 है। ठीक है, ये जो जुर्माना कितना है, 10,000 है। ये नीति बना दी। अब है तो गठबंधन की सरकार, ठीक है, तो गठबंधन की सरकार में ही 4 पार्टियां मिलकर के मान लीजिए गठबंधन बना रही है, या मान लीजिए 2 पार्टियां मिलकर के गठबंधन बनाई, तो पहली पार्टी तो राजी है, लेकिन दूसरी पार्टी बोलेगी नहीं नहीं 10,000 नहीं करना चाहिए, इसको 5,000 कर दो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ना नीतियों में दृढ़ता की कमी, मतलब कि नीतियां जो भी वो बनाएंगे ना, तो उसके अंदर एक होता है ना दृढ़ निश्चय कि हाँ भाई, जैसे आज के टाइम पे हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई कल से क्या होगा कि 500 और 1000 के जो हमारे नोट है ये नहीं चलेंगे, तो नहीं चलेंगे भाई, नहीं चल रहे, डिमोनेटाइजेशन आ गया, नए नोट आ गए हमारे। ठीक है, वहीं अगर गठबंधन का सरकार होता तो बोलता अरे रे क्या कर रहे हो, 500 1000 के नोट बंद मत करो, एक काम करो 10 रुपए का नोट बंद कर दो और नया 10 रुपए का नोट छाप दो। तो सोचिए, बीजेपी गवर्नमेंट सोच रही थी 500 1000 का बंद करने का, ये बोल रहे हैं 10 रुपए का। तो इस तरह से जो इनकी दृढ़ता होती है ना, ये चीज करना है, तो इसके अंदर कमी देखने को मिलती है आपका गठबंधन की सरकार के अंदर। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा बच्चों, तो इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर इस तरह से लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए बच्चों 11वें क्वेश्चन में। इसमें मैप दे रखा है और मैप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये मैप मैंने आपको पहले भी करवा रखा है कि वह राज्य जिसके पहले मंत्रालय में संचार मंत्री थे आजाद भारत के, मतलब वो कौन सा राज्य है आजाद भारत का, जो जिस राज्य से हमारे संचार मंत्री जो है वो निकल करके आए थे, तो वो यूपी है आपका बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपके सामने मैप, तो ये यूपी है, तो पहले का जो आपका हो जाएगा ये ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, पहला क्वेश्चन है उसका मैप में संबंधित अक्षर ए है और राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है, वैसे अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि वह राज्य जिससे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई संबंधित है, ठीक है, मतलब थे, सॉरी। तो द स्टेट टू विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बिलोंग, तो वो कौन सा राज्य है बच्चों,
तो वो राज्य है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, ठीक है इधर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसका हमारा हो जाएगा सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे का सी और पहले का ये। तो यहाँ पर हम चलेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे का सी आंसर है हमारा। सी जो है संबंधित अक्षर है मैप के अंदर और राज्य का नाम है गुजरात। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस निजलिंगप्पा जिस राज्य के थे, एस निजलिंगप्पा जो थे वो किस राज्य से थे, ठीक है। तो एस निजलिंगप्पा जो साहब है वो किस राज्य से थे, किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो वो आपको बताना है। तो वो है आपका बी कर्नाटक, ठीक है। इधर साइड आएंगे ना तो ये आपका आ जाएगा थर्ड का आंसर, ठीक है। थर्ड का जो आपका है बी है। ऊपर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा और संबंधित अक्षर मैप के अंदर बी है और यहाँ पर कर्नाटक लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के कामराज से संबंधित राज्य, यानी के कामराज साहब जो है उनसे संबंधित राज्य कौन सा है। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज जो था उनसे बिलोंग करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, वो है तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर डी में आंसर आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारा चौथे का आंसर, चौथे का डी है हमारा, ठीक है। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा है, संबंधित अक्षर डी है हमारा और राज्य का नाम है तमिलनाडु। तो इस तरह से आपका मैप वर्क भी खत्म होता है। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको हिंदी में आप अनुभाग सी भी बोलते हैं। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है कि आपातकाल से मिलने वाले किन्हीं तीन सबकों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। यानी कि देखिए कोई भी चीज आप मतलब करते हैं तो उससे कोई आपको लेसन मिलता है। तो जब आपातकाल लगा हमारा 1975 में, ठीक है, तो उससे हमें कुछ लेसन्स मिले थे, ठीक है। तो क्या क्या लेसन है जो हमें आपातकाल से मिले हैं उनके बारे में बताना है। तीन पूछा है बेसिकली, तो यहाँ मैंने चार बता दिया, इन्हीं को अगर आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। सेक्शन सी में जो भी हम क्वेश्चन करेंगे ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन हो, और इसका जो उत्तर देना है आपको 170 शब्दों में देना है। मैं आपको पूरा हिंट दे देता हूँ कि किस तरह से आंसर लिखना है, रास्ता बता रहा हूं मैं आपको, ये रास्ता है और इस रास्ते पे चलना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो देखिए आपातकाल के से निम्नलिखित तीन सबके हमें क्या क्या मिली। पहला, संविधान के विवादपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, जो संविधान में जो दिक्कत वाली चीजें थी ना, जो विवादपूर्ण चीजें थी उन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया और उसको ठीक किया गया। दूसरा है भारत में लोकतंत्र की नींव को और मजबूत होना होगा, ठीक है, भारत में जो लोकतंत्र की नींव है उसको और मजबूत किया गया। उसके बाद अगला है कि आपातकाल के बाद न्यायालय व नागरिकों का अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत होना होगा, ठीक है, ये चीजें देखने को मिली। अगला है कि पुलिस और प्रशासन का निष्पक्ष रूप से काम करना, यानी पुलिस और प्रशासन जो होगी ना ये निष्पक्ष रूप से काम करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से आपको आंसर अपना लिखना है बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, ध्यान से समझते हैं कि किन्हीं चार परिस्थितियों का वर्णन करें जिनके कारण 1975 में आपातकाल की जो घोषणा है वो की गई थी। तो क्यों आपातकाल की घोषणा की गई थी, बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा अपना प्रभाव खोता जा रहा था, यानी कि गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था ना इंदिरा गांधी ने, वो कुछ खास चल नहीं पाया, गरीबी तो हटी नहीं और जो ऐसा कि गरीबी और बढ़ती जा रही थी। 1972 से 73 में मानसून के विफल होने के कारण जो कृषि की पैदावार थी उसमें गिरावट आई थी। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। तो ये सारे कारण थे जिस कारण से क्या हुआ था, आपातकाल लगाया गया था। रेलवे कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, छात्र लोग हड़ताल कर रहे थे, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो है सो कि इंदिरा गांधी को जो चुनौती दी गई थी उसके कारण भी, और सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता में भी आक्रोश था, गुस्सा था। तो इन कारणों से क्या हुआ, आपातकाल की घोषणा उस टाइम पे की गई थी, ठीक है। ये आपको लिख देना है इस तरह से। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये रहा आंसर आपके सामने, तो ये है आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए जो है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस करके होता है ना, तो सरकार के कार्यों का तर्कपूर्ण विश्लेषण करो। जो हमारा यूपीए जो सरकार आई है तो इसके जो काम इन्होंने किए हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आरटीआई एवं आरटीई लागू कर लोकतंत्र को परिपक्व किया, यानी कि आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार, आपको पता होगा राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, ये
आपका 5 है सूचना का अधिकार। इसके तहत आप आरटीआई डालेंगे ना कहीं पर भी, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए कोई भी इन्फो चाहिए आपको किसी भी चीज से संबंधित, जैसे कि आपके घर के बगल में एक रोड बन रही है, तो आप पूछना चाहते हैं कि भाई ये रोड बनाने में कितना खर्चा आया, ठीक है, ये रोड कब तक बनकर तैयार हो जाएगी, क्या प्लान है, क्या और आगे तक रोड बनेगी कि नहीं बनेगी, तो जो आपका रोड वाला डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के लिए आरटीआई डालेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था और आरटीआई ये सब लागू किया जिससे कि लोकतंत्र और मजबूत हुआ, ठीक है। खाद्यान्न सुरक्षा बिल द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को खाने का अधिकार देना, यानी कि खाद्यान्न सुरक्षा बिल लाया गया जिससे कि गरीबी रेखा से नीचे जो गरीब लोग हैं उनको खाने का अधिकार दिया गया, यानी कि चीजें प्रोवाइड करवाई गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छा किया उन्होंने। उसके बाद अगला है कि मनरेगा द्वारा 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना तथा रोजगार न होने पर जो है उस स्थिति में कह सकते हैं एक भत्ता जो होता है ना उसकी गारंटी देना। इससे गांव से शहर की और जो पलायन है उसको रोका जा सकेगा। जैसे कि 1 साल में कम से कम आपको 100 दिन जो है गांव में रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं देंगे तो उसके लिए आपको क्या देंगे, हम लोग भत्ता देंगे, ठीक है। भत्ता मतलब कि एक दिन का रोजगार आपका 300 रुपए है तो 300 रुपए हम आपको बैठे बिठाए देंगे, या 300 में से मान लीजिए 280 रुपए दे रहे हैं, 250 रुपए दे रहे हैं, लेकिन देंगे आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि गांव से शहर की और लोग पलायन नहीं करेंगे। उसके बाद आगे क्या किया गया यूपीए के द्वारा कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी को 27% सीटें आरक्षित कर दिया इन्होंने, राजनीति को बढ़ावा दी, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो जो हमारा हाई लेवल का जो एजुकेशनल जो संस्थाएं हैं उसके अंदर अदर बैकवर्ड कास्ट जो होता है ना उसके लिए 27% जो हमारा सीट्स है उसको रिजर्व कर दिया गया ताकि वो भी अपना विकास कर सके। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा यहाँ पर कि गिव अ लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया आरटीआई वगैरह के बारे में, ठीक है। और इस तरह से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपके सामने ये रहा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी में एक अथवा करके क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र राज्य संबंधों में क्या परिवर्तन आया है, किन्हीं 3 परिवर्तनों का बताना है आपको, ठीक है। तो क्या परिवर्तन आया, देखिए धारा 356 का दुरुपयोग कम हुआ है, ठीक है। राज्यों में केंद्र का हस्तक्षेप कम देखने को मिला, राज्य के अंदर अब केंद्र ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। अधिक राज्यों में राष्ट्रीय दलों का कमजोर पड़ना इत्यादि, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 3 एक्सप्लेन कर देना था बच्चों। वही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिटिकल का हमारा जो पेपर नंबर 9 था, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। जो 24 तारीख को, जी हाँ बच्चों 24 मई 2022 को जो पेपर होने वाला है ना आपका राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं। इससे पहले हमने 8 वीडियो और डाली है, तो उन वीडियोस का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लिंक बोले डिस्क्रिप्शन जैसे ही आप खोलेंगे वहां पर आपको शो कर जाएगा वो वीडियो, तो वो वीडियोस को भी जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले आपके 24 तारीख के पेपर में। और इसके बाद और पेपर्स भी आएंगे तो उनकी भी आप जरूर तैयारी कीजिएगा, जो भी हम पेपर डालेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे जैसे आप क्लिक कर देंगे जितने भी हमारे द्वारा वीडियोस डाली जाएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ताकि जो आपका टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसके अंदर आपको मदद मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।